हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा पहला आप लोग का ये वीडियो रहने वाला हमारा पर्यावरण से रहने वाला है। आप लोग को हम इससे पहले पर्यावरण से संबंधित जो बीपीएससी टीआरई वन में जो पूछा गया क्वेश्चन था, 16 प्रश्न थे उसमें, वो उसको कराए तो उसमें आप लोगों ने अच्छा देखा भी और अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे थे कि सर इसका कंटेंट पूरा करवा दीजिए। तो सर्वप्रथम मैंने सोचा कि सर्वप्रथम एनसीईआरटी को ही क्यों न लिया जाए, एनसीईआरटी को क्यों न टारगेट किया जाए। इसके बाद हम इसके अतिरिक्त और भी इससे अतिरिक्त जो भी जैसे मान लीजिए हम जहाँ से पढ़े थे दृष्टि, ठीक है ना, दृष्टि से भी हम कराएंगे। ये सारा चीज हो गया, घटना चक्र हो गया, हम सब चीज से करवाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार जो क्वेश्चन जो निकल करके आया था उसको जब हम लोग देखे तो उसमें हम बार बार एनसीईआरटी का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ से दिखाएंगे अभी हम आपको कि एनसीईआरटी से कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। आप लोग थोड़ा सा आज मुझे मेरा शक्ल नहीं देख पा रहे होंगे, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण मैं बोर्ड पे अभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा कुछ दिन तक, क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा खराब हो चुका है, जिस कारण से मैं बोर्ड पे सामने से वीडियो नहीं बना पाऊंगा। कुछ दिन तक मैं इसी तरह से आप लोगों के समक्ष वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्यार और दुलार और भी अधिक मिलेगा मुझे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट मैं भी हूँ और आप लोगों के लिए और भी अधिक अच्छा अच्छा प्रयास करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं, वीडियो के बारे में बात करेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो क्या, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और जो अभी तक उसको नहीं देखे, ये इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहले इसको देख लीजिए और उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, उसको भी जाकर के आप देख लीजिए। इसके बाद तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसके बाद जो टीआरई वन टीआरई टू टीआरई थ्री में जो क्वेश्चन दोनों बार टीआरई थ्री में एक बार जो कैंसिल हुआ और टीआरई थ्री जो हुआ है उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है पर्यावरण से संबंधित, हम सबको कराने वाले हैं और एकदम से बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरा पूरी आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे, बारीकी से समझाएंगे, हर एक ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, तो सीधा चलते हैं, हम पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी बुक कह रहा है, देखते हैं। कह रहा हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है, परि और आवरण से। परि का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका होना। तो हमारे चारों ओर जो भी चीज उपस्थित है वो क्या, हमारा पर्यावरण है। ठीक है, आगे है कि इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में, हमारे आसपास लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। यानी कि किस चीज का प्रयोग, तो पर्यावरण शब्द का प्रयोग जो है हमारे आसपास बार बार इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो लोगों द्वारा चर्चा में ले आता है। जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कैसे है, पर्यावरण किस तरह से आगे बढ़ रहा है, या पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित हो रहा है। तो इस तरह से लोगों द्वारा आसपास के हमारे आप अपने घर के आसपास के जो लोग उनसे सुनते हैं आप लोग। यार हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब पर्यावरण वातावरण वह नहीं रहा जैसे पहले था। अब का जो पर्यावरण है वो पहले जैसा शुद्ध नहीं रहा, अब दूषित पर्यावरण होते जा रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरे कहते हैं कि हम स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। हमें जो है कैसे कम इस पर्यावरण में काम करना चाहिए, तो एक स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के अ, वैश्विक सम्मेलन में नियमित रूप से होते रहती है। यानी कि इस चीज पर्यावरण समस्याओं की चर्चा के लिए जो भी विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, जो लगातार, हमारा भारत भी विकासशील विकास की ओर अग्रसर है, ठीक है, इस सभी देशों में सम्मेलन होते रहते हैं। आप लोग ये बताइएगा, कॉप कॉप 33 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। ठीक है ना, कॉप 33 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये करंट से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कॉप 33 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। अ, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण के, ठीक है, किस प्रकार न्यून क्रिया करते तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। हम भी क्या है, एक पर्यावरण के अंग ही है। मनुष्य जो भी है क्या है, पर्यावरण का एक अंग है। और कहीं ना कहीं पर्यावरण मनुष्य से भी प्रभावित होता है और मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, ये दोनों चीज हैं। अब देखिए पारितंत्र, पारितंत्र इसके संघटक क्या क्या है। आपको हम जब वीडियो बता रहे थे उस वीडियो में बताए थे आपको कि इसके दो घटक, एक तो होता है जैविक, ठीक है, क्या होता है, एक जैविक होता है और एक होता है अजैविक। क्या होता है, एक अजैविक। ये दो तरह के घटक होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, इसमें दिया भी गया होगा, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले एक क्या आता है, परिस्थितिकी।
ठीक है ना, क्या होता है एक परिस्थितिकी। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और एक होता है परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, एक होता है परिस्थितिकी तंत्र। इस दो चीज है, एक हो गया परिस्थितिकी और एक हो गया परिस्थितिकी तंत्र, ये दोनों शब्द अलग अलग है, ठीक है ना। ये परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हम आप लोगों को इतना हिंट देते, 1935 में किया गया था परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, ठीक है। आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों से इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो इतना जवाब हमें आप जरूर दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहे परिस्थितिकी संघटक सभी जीव जैसे कि पौधा, जीव जंतु, सजीव तथा मानव भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया करती है। यानी कि भौतिक कारकों में परस्पर भौतिक कारक क्या हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे भौतिक कारक कहने का मतलब हो गया वायु, ठीक है, जल, ये सब क्या है, भौतिक कारक हैं। तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते कौन? ये पौधे हो गया, जंतु हो गया, सूक्ष्म जीव, मानव, ये सभी क्या भौतिक क्रिया से अन्योन्य क्रिया करके प्रकृति में क्या करते हैं, संतुलन बनाते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप में पारितंत्र बनाते हैं। क्या कहा? अब देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? तो पारितंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारितंत्र। तो पारितंत्र का परिभाषा समझ में आ गया। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, कहने का मतलब क्या कि जैव कारक और अजैव कारक, वातावरण के जैव कारक और अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज आदि इत्यादि क्या है, ये सभी अजैविक घटक है, अजैव घटक है ना, क्या है, अजैविक घटक है। अजैविक घटक में समझ में आ गया। हम उससे भी हम अन्योन्य क्रिया करते हैं, जैसे हवा के साथ हम लोग हवा से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तब तो हम लोग जीवित हैं। तो सबके साथ हमारे लिए सब जरूरी है, ताप भी जरूरी है, वर्षा भी जरूरी है, वायु भी जरूरी, मृदा भी, खनिज, हर एक चीज जरूरी है। ये सभी क्या अजैव घटक है, ये सभी क्या अजैव घटक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए आगे है। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाए तो आपको विभिन्न पौधे तथा घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूलों के सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट व पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते तथा इसकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा होती है? अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती है। जैसे अब आप गए बगीचा, यानी कि यहाँ का गया बगीचा में जाने के लिए, तो बगीचा गए तो वहां पर क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगा? क्या बहुत सारे चीज मिलेंगे। और वहां पर आपके पास मिट्टी नहीं मिलेगा, क्या वायु मिलेगा। तो हर एक चीज वहां पर जैविक घटक भी है और अजैविक घटक भी है। तो वो क्या है? एक पारितंत्र है। वो क्या है? एक पारितंत्र है, ठीक है। अब देखिए, तो वो सभी क्या करते हैं? अन्योन्य क्रिया करते हैं और अपने वृद्धि, जनन में, इस सभी तब में अजैविक घटक क्या होते हैं? उसको प्रभावित करते हैं। अतः एक बगीचा एक क्या है? पारितंत्र है। बगीचा भी क्या है? एक पारितंत्र है। बगीचा क्या है? एक पारितंत्र है। अब आगे देखिए, कह रहा वन, तालाब, झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित पारितंत्र है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है कि खेत, ठीक है, ये खेत कौन सा यानी कि पारितंत्र है? तो ये मानव निर्मित पारितंत्र है। आपसे पूछा गया था जो कृत्रिम सॉरी प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा है, तो उसमें खेत नहीं होगा, ठीक है ना। खेत क्या है? मानव, बगीचा भी क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है। क्या है? बगीचा की भी, बगीचा और खेत मानव निर्मित पारितंत्र है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इसका अगर आप लोग कहिएगा तो कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर, ठीक है, लर्न विथ ज्योतिष पर हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे। अगर आप लोग का कमेंट आया तो, वैसे आप लोग के पास अगर बुक होगा तो अच्छी बात है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग भी उससे आराम से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। किस किस चीज में? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। हम ये चीज आपको पढ़ाए थे जब वीडियो में हम क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे, तो हम उसमें बताए थे कि आपको ये भी एक जैविक घटक जो है, पारितंत्र का जो जैविक घटक है, उसी का एक प्रकार है। उसी का तीन प्रकार होता है। कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीन वर्ग में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें, स्मरण करने का, कि हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। ये पिछले कक्षा की बात है।
कह रहा है कौन से जीव सूर्य से प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकता है? तो ये कौन कर सकता है? हरे पौधे, ठीक है ना, हरे पौधे। कह रहे सभी हरे पौधे में नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसे इसी वर्ग में आते हैं जिससे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि उत्पादक कौन होगा? जो भोजन बनाएगा। उत्पादक मतलब क्या होता है? जो भोजन बनाता है। हम भोजन के लिए आश्रित किस पर है? किसी न किसी रूप में हम लोग पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पर आश्रित है, ठीक है ना। तो ये तो आश्रित किसी पर नहीं ना है, इसको तो स्वयं भोजन ये बनाता है, तो ये क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उत्पादक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, सब चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रियाकलाप है, देखिए एक क्रियाकलाप में क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः आपने एक जीवशाला, संभवतः क्या कह रहा है, आपने एक जीवशाला देखी होगी। आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। एक जल जीवशाला बनाते समय, जल जीवशाला बनाना है, ठीक है। किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं, जल, ऑक्सीजन एवं भोजन। ये सभी चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है जब आप जल जीवशाला बना रहे हैं। हम एक वायु पंप यानी कि वातित्र एवं वातित्र दो यानी कि वायु पंप द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं, तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दे तो वह स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। यानी कि उसमें अगर एक पौधा लगा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है? एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। ये क्या है? जल जीवशाला किस तंत्र का उदाहरण है? मानव पारितंत्र का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन ये राइज नहीं हो सकता है कि जल जीवशाला कौन सा पारितंत्र है। तो जल अगर आपसे पूछे नदी, नदी भी एक पारितंत्र है, तो नदी कौन सा पारितंत्र हो गया आपका? प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। समुद्र, समुद्र का हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछे कि जल जीवशाला, चूंकि जीवशाला कौन बनाता है? मानव ही बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि क्या हम जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? यदा कदा इसकी सफाई की आवश्यकता है। क्या हमें इस प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफाई करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? अगर सफाई करनी चाहिए तो क्यों, और नहीं सफाई करनी चाहिए तो क्यों नहीं सफाई करनी चाहिए? ठीक है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया, तो जाहिर सी बात है सफाई करनी चाहिए, ताकि उसमें, आप तालाब में भी तो जीव रहते हैं, है ना। तो उसको सफाई इसलिए करनी चाहिए ताकि वहां भी जीव स्वच्छता से रह सके। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। कह रहे सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने जीवन निर्वाह हो तो उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। किस पर? उत्पादक। अभी कुछ देर पहले बताएं, उत्पादक मतलब क्या? बनाने वाला, जिसको कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं उसको? स्वपोषी। ठीक है, ये हो जाएगा उत्पादक, जिसमें क्या होगा? हरे पेड़ पौधे, कुछ युगलिना, ये सब जीवाणु सब आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। कह रहा है ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर है? तो उत्पादित यानी कि जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर, किस पे? जो पेड़ पौधे द्वारा बनाया गया भोजन है उस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उपभोक्ता को 3 तरह में बांटा गया, हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी और एक होता है सर्वाहारी। ठीक है, ये 3 है। और इसके तहत ही जीवता के आधार पर 3 भाग में, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतजीवी और एक होता है स्वभोजिता। ये 3 ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऐसी स्थिति कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दे, कुछ मछलियां एवं पौधे उसमें ही मर गए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता जब एक जीव मरता है? जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास ही कोई जीव अगर मर जाता है, आपके घर में चूहा ही मर जाता है, तो क्या होता है? अगर उसको आप नहीं सफाई कीजिएगा तो क्या होगा? पूरा बदबू देता है ना, जाहिर सी बात है, देता है, बदबू देता है। तो ठीक उसी प्रकार वहां भी अगर मान लीजिए, वो उससे क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम जलशाला को अगर साफ नहीं करेंगे तो उसमें जो जीव हैं उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। कह रहा आगे कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते। अपमार्जन मतलब क्या हो गया? उसको अपघटित कर देते। क्या कर देते? उसको अपघटित कर देते, यानी कि विलीन कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है क्योंकि ये
जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। किसमें? तो जटिल कार्बनिक पदार्थ, किसको? जटिल कार्बनिक पदार्थ किसमें? सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई भी अगर वस्तु डेथ होता है, किसी भी जीव, अगर कोई जंतु का अगर डेथ होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके शरीर में कार्बन होता है, उसके शरीर में जो कार्बन कार्बन उपस्थित होता है वो जटिल होता है, साधारण नहीं होता है। और उसको क्या किस में बदलता है? सरल अकार्बनिक पदार्थ में। किसमें? सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है, जो मिट्टी मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। तो वो किस रूप में? आप लोग नाम सुनेंगे ह्यूमस। किस रूप में? ह्यूमस। ह्यूमस का नाम आप लोग जरूर सुनेंगे। इस रूप में ये लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। कह रहा है इसकी अनुपस्थिति में मृत जीव जंतुओं पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के ना रहने पर भी मृदा प्राकृतिक पुनःपूर्ति होती रहती है? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे, अपमार्जक नहीं होंगे, तो क्या कहते हैं, ह्यूमस बनेगा ही नहीं। पुनःपूर्ति, इसका प्राकृतिक पुनःपूर्ति मृदा के लिए ये चीज हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, भले ही हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। जो प्राकृतिक, आपसे क्या कहा, प्राकृतिक पुनर्वृत्ति नहीं हो पाएगी, पुनर्चक्रण नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज आप लोग समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये प्रयोग है, आप लोग एक बार इसको प्रयोग को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्रियाकलाप को, क्योंकि यहाँ से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन राइज हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आहार श्रृंखला या आहार जाल। क्या आपने अगर मेरा वीडियो इससे पहले वाला वीडियो देखा है, तो वहां पर आहार श्रृंखला या आहार जाल से क्वेश्चन था। जो उसके शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा, तो आहार जाल कहा जाता है। क्वेश्चन था ना, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। क्वेश्चन देखिए, लाइन मिलेगा आपको यहाँ पर, देखिए दिखाते हैं। कह रहा है क्रियाकलाप 15.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी, एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। क्या करती है? आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। अब देखिए आगे कह रहा है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी तथा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर में आता है। मतलब क्या, आपसे पूछ ले कि पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा किस पोषी स्तर में होगा, तो पोषी स्तर 1 में होगा। किस पोषी स्तर में होगा? पोषी स्तर 1 में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे कह रहा है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषम पोषियों तथा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये क्या कराते हैं? किससे? सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण, यानी कि उसका एकत्रित उसको स्त्री करके वो किसके लिए? हम जैसे जीव जंतुओं को, उपभोक्ताओं के लिए क्या कराते हैं? वो भोजन उपलब्ध कराते हैं। अब है ये शाकाहारी तथा प्राथमिक उपभोक्ता, या इसको शाकाहारी ये कहिए या प्राथमिक उपभोक्ता कहिए। जो शाकाहारी होगा क्या होगा? वो शाकाहारी होगा, वो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। वो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किस पोषी स्तर में आएंगे? तो ये द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पोषी स्तर समझ गए, द्वितीय पोषी स्तर समझ गए। प्रथम पोषी स्तर के तहत कौन था? तो वो था पेड़ पौधा, जिसको कहते हैं हम लोग स्वपोषी। अब द्वितीय पोषी स्तर में क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। क्या कहते हैं उसको? शाकाहारी। अब देखिए, जैसे छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता, ये किस में आते हैं? तो तृतीय पोषी स्तर में आते हैं। किस में आते हैं? तीसरे पोषी स्तर में आते हैं। कौन? जो छोटे छोटे मांसाहारी होते हैं, या उसको क्या कहता है? उसको द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। जिसको छोटे मांसाहारी होते हैं उसको क्या कहता है? उसको द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम उपभोक्ता समझ गए, यानी प्रथम पोषी स्तर समझ गए, द्वितीय पोषी स्तर समझ गए, तीसरे पोषी स्तर भी समझ गए। तीसरे पोषी स्तर में द्वितीय उपभोक्ता, दूसरे पोषी स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता, और प्रथम पोषी स्तर में स्वपोषी। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बड़े बड़े मांसाहारी तथा तृतीय अथवा ये तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो बड़े बड़े मांसाहारी होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ये किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? तो चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चित्र दर्शाया गया आपको। ठीक है, देखिए, अब जैसे देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे ये आपका घास हो गया, घास को कौन खाया? कीड़ा मकोड़ा खाया। अब इसको कौन खाया? मछली। मछली कौन खा गया आपको? ये बुगला खा गया। अब देखिए, ये घास है, घास को कौन खाया? कीड़ा टिड्डा खाया। ये जलीय जंतु, ये जल का था,
ठीक है ना। ये स्थल का है और ये जंगल का है। ठीक है, स्थल पर देखिए ये आपको घास है, घास को कौन खाया? टिड्डा। टिड्डा कौन खाया? मेढक। मेढक को कौन खाया? सांप। सांप को फिर कौन खा गया? गिद्ध। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार ये जंगल का हो गया। जंगल को कौन खाया? घास कौन खाया? हिरन। हिरन कौन खा गया? बाघ। तो ये जो बाघ है ये बड़े मांसाहारी हैं। ये बाघ क्या है? बड़े मांसाहारी। तो ये किस उपभोक्ता में आएंगे? आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह बड़ा मांसाहारी है, ठीक है ना। तो इस किस उपभोक्ता के तहत आएगा? प्राथमिक आएगा, द्वितीयक आएगा या तृतीयक आएगा? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। आगे कह रहा है, हम जानते हैं कि भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत कार्य करता है। यानी कि हम लोग जो भोजन लेते हैं वो किस रूप में? ऊर्जा के रूप में काम करता है हमारा, ठीक है, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या कहा यहाँ पर? जो परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं, स्वपोषी प्रकाश निहित ऊर्जा का ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की भी क्रियाओं की संपादन में सहायक है। कौन? ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। यानी कि स्वपोषी लिया, उससे ऊर्जा कहाँ गया? विषमपोषी। विषमपोषी कहाँ गया? अपघटक में गया। ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण की ऊर्जा कुछ मात्रा में अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। क्या? जैसे मान लीजिए हम लोग सारा भोजन, अगर मान लीजिए कोई भोजन करते हैं तो क्या उसका सारा का सारा ऊर्जा हमारे शरीर में संचित होता है? नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं रास्ते में ही। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि, अब देखिए क्या पाया गया, कि स्थलीय पारितंत्र, क्या? स्थलीय पारितंत्र हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या ये क्वेश्चन आपसे था? बिल्कुल था, 1%, जिसका आंसर था यहाँ से था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्या कहा उसको समझ ले लाइन को। अगर बाय द वे अगर नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी 4 में पूछ लिया जाए तो हम गलती नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां द्वारा जो प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, ठीक है ना, हरी पत्ती सौर ऊर्जा को कौन क्लोरोफिलिक लेता है, ठीक है ना, उसका लगभग कितना परसेंट खाद्य परिवर्तन बदलता है? तो 1% ही बदलता है। अगर मान लीजिए वो 100 कैलोरी लिया तो वो कितना कैलोरी ऊर्जा खाना बना रहा है? तो 1 कैलोरी, ठीक है ना, 1 कैलोरी। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1% खाद्य ऊर्जा में ही वो परिवर्तित कर पाता है। 99% क्या होता है? खर्च हो जाता है उधर। अब देखिए आगे कह रहा है, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मतलब क्या? प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मतलब क्या बताइए? प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मतलब ये है कि आपको ये विषमपोषी, ठीक है ना, विषमपोषी में भी क्या? शाकाहारी। क्या ये हो जाएगा? शाकाहारी। क्या? शाकाहारी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हरे पौधे, ठीक है ना, जो हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की क्या? ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में उष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का कुछ मात्रा का पाचन कुछ मात्रा का पाचन विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन जनन में होता है। क्या कहा? कुछ मात्रा का जो उपयोग होगा वो पाचन में, विभिन्न जैव कार्यों में एवं वृद्धि एवं जनन में होता है। अब खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। यानी कि ये आपको 10% का नियम हो गया जो आपको लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। ये क्या कहा सो फिर से समझ लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। अगर यहाँ से आपको कहीं ना कहीं हर यहाँ से मुश्किल से कम 2 नंबर फिक्स है इस चैप्टर से। कम से कम हम बता रहे हैं, अधिक से अधिक कितना होगा वो उसका गारंटी नहीं है। कम से कम 2 नंबर कहाँ से फिक्स है? देखिए कह रहे हैं खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। अगर मान लीजिए हम 1 किलो भोजन खाए हैं, ठीक है ना, 1 किलो भोजन खाए हैं तो 100 ग्राम ही हम ऊर्जा में उसको बदल पाते हैं, अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, जो अगले जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा लिया किससे? सूर्य से, एक
100 केजी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, तो उसके पास जो भोजन बनेगा हम लोगों के लिए, हम लोगों को कितना ट्रांसफर कर सकता है, तो केवल 10%, केवल इसका 10% ही हमको दे सकता है। अगर हम शाकाहारी हैं तो, अगर हम मांसाहारी हैं तो फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये 10% शाकाहारी को देगा। और शाकाहारी को हम लोग, अगर हम मांसाहारी खाएंगे, अगर मान लीजिए कोई बकरी हो गया, बकरी को जब खाया जाता है तो केवल इसका 10%, तो ये यहाँ पर 10 आया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका 10% कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये चैन धीरे धीरे कमजोर होता हुआ चला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% उपभोक्ता अगले स्तर तक पहुंचता है। क्या, तो कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है, क्योंकि उपभोक्ता अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्य 3 अथवा 4 चरण का होता है। कितना, 3 अथवा 4 चरण का ही होता है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, वो 0.0 कुछ में चला जाता है। आप सोचिए, क्या उससे भी कम मात्रा मिल पाएगा, तो वो मिलेगा तो क्या जीवित रह पाएगा, बिल्कुल नहीं जीवित रह पाएगा। इसलिए 3 से 4, बहुत से बहुत होगा तो 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। क्या क्या, जो निचले जो पोषी स्तर होते हैं, ठीक है ना, वहां पर क्या होती है, संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर संख्या सर्वाधिक होगी। उत्पादक मतलब बनाने वाला, ठीक है ना, बनाने वाला संख्या क्या होगा, अधिक होगा। देखिए ना, जो पेड़ पौधा की संख्या अधिक है कि नहीं है, हालांकि अब उसका तो ह्रास होते जा रहा है, जो निचला, जो नीचे वाला पोषी स्तर होगा उसकी जो संख्या क्या होगी, अधिक होगी। कह रहे विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। जैसे मान लीजिए, अब हम लोग सर्वाहारी, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, ठीक है। तो मनुष्य जो होता है वो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। तो अब एक से अधिक रूप में हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए जो जल का लेते हैं, जल के जो पेड़ पौधा होता है उसको कौन खाता है, उसको वहां का जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो खा लेता है। फिर उसको कौन खाता है, मछली खाता है, मछली को हम लोग भी खाते हैं, है ना। तो ये एक चरण चलता है, ये एक चैन बनता है, ठीक है, जो कितना तक, अधिक से अधिक 4 तक बन पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है विभिन्न आहार श्रृंखला की लंबाई जटिलता काफी अंतर होता है। समझ गए कि क्यों अंतर होता है, क्योंकि सभी को अलग अलग ये आहार, जैसे मान लीजिए मछली किसी को आहार बना है तो वो भी किसी का आहार बन जाता है, यही कारण है। आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। कह रहा है एक सीधा आहार श्रृंखला बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होती है, तथा शाखान्वित श्रृंखला एक जाल बनाती है, जिसे आहार जाल कहते हैं। क्या ये क्वेश्चन नहीं था आपसे, जो एक शाखान्वित श्रृंखला जाल, जाल को क्या कहता है, वो आहार जाल कहते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में था कि नहीं था, बिल्कुल था। जो लोग देखे होंगे वो सीधा समझ गए होंगे कि क्वेश्चन यहाँ से लिया गया। देखिए लाइन, आपको लाइन बाय लाइन मिल रहा है ना, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, अगला आगे कह रहा है ऊर्जा प्रवाह के चित्र 15.4 के 2 बातों को स्पष्ट होती है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी अथवा एक ही दिशा में होता है। क्या ये क्वेश्चन नहीं था, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशी होता है, था कि नहीं था, ये भी क्वेश्चन था आपका। देखिए इतना ही दूर में 2 क्वेश्चन मिल गया कि नहीं। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में बदल जाती है। हम आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये चित्र क्या कह रहा है। चित्र में देखिए, थोड़ा सा पिक्चर हम छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आए, देख पाए आप लोग भी। देखिए, सबसे जो पोषी नीचे है वो क्या है, पेड़ पौधा है। ये क्या है, पेड़ पौधा है। सबसे नीचे क्या है, ये पेड़ पौधा है। जैसे मान लीजिए हम पहले जलीय जलीय पारितंत्र को देखते हैं। जल में सबसे पहले ये पेड़ पौधा पाया गया, इसको कौन खाया, वहां के जलीय कीड़ा मकोड़ा खाया। इसको कौन खाया, मछली खाया, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, मछली कौन खाया, तो मछली को कौन खाया, तो मछली को खा गया बोगला। बोगला को फिर कौन खा जाता है, तो बाघ। बोगला कौन खा गया, बाघ। हम आपको कुछ देर पहले बताया कि ये सबसे बड़ा मांसाहारी है, ये बड़ा मांसाहारी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए स्थल का देखते हैं, स्थल का घास हुआ ये, ठीक है। अब घास को कौन खाया, मेढक। मेढक कौन खा गया, सांप। अब सांप को भी कौन खा गया, यहाँ देखिए गिद्ध। सांप को कौन खा गया, गिद्ध। आगे देखिए, अब देखिए घास को कौन खाया, तो कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा कौन खाया, क्या कहते हैं, पक्षी खाया। पक्षी कौन खाया था, सांप। और फिर सांप को कौन खा जाता है, तो मोर। सांप को कौन खा जाता है, मोर, ठीक है। सांप को कौन खा जाता है, मोर। आगे देखिए ये पारिस्थितिकी तंत्र देखिए। सर्वप्रथम तो ये मोर जो है वो क्या खाया, इसको, घास को खाया। तो मोर भी क्या है, सर्वाहारी है। मोर भी क्या है, सर्वाहारी है। मोर क्या है, सर्वाहारी जंतु है, ठीक है। इसको देखिएगा तो आप लोग भी समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलते हैं, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब देखिए सूर्य से प्रकाश को कौन लेता है,
तो उत्पादक, उत्पादक से कौन? शाकाहारी। उत्पादक से कौन? शाकाहारी। शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी। शीर्ष मांसाहारी करने का मतलब क्या? सर्वाधिक जो मांसाहारी, सबसे बड़ा मांसाहारी होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जो परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारी में स्थानांतरित परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों उपलब्ध नहीं हो पाती। कौन, किसके बारे में चर्चा की गई? सौर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा की जा रही है। कह रहे जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर कणिक स्थानांतरण होती है, अपने से पहले क्या? अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरे प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। यानी कि आगे जब जितना आगे बढ़ता जाएगा वो ह्रास होता चला जाता है। वो आगे जितना बढ़ता जाता है आगे क्या होता है? ह्रास होते जाता है। यही तो है 10% का नियम। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना कि कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? हमारे शरीर में वो प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रवेश कर जाते हैं। क्या? जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं। आजकल तो ज्यादा ही रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं। सब्जी के माध्यम हो, किसी भी खाद्य पदार्थ में वो हमारे होता ही, क्योंकि वो रासायन पर ही उगाया जा रहा है। जितनी भी हरी सब्जियां वो रसायन के माध्यम से उगाया जाता है, तो हमारे शरीर में अपशिष्ट जरूर रूप से प्रविष्ट कर जाता है। अब देखिए कह रहा है कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों के रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़ानायक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना। ये रसायन बहकर मिट्टी अथवा जल में चले जाते हैं और मिट्टी इन पदार्थों का पौधे द्वारा जल एवं खनिज के साथ अवशोषण होता है तथा जलाशय से यह जलीय पौधों का एवं जंतुओं में प्रवेश हो जाते हैं। यह केवल एक तरीका है। यह क्या है? एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। वो क्या? आहार श्रृंखला में प्रवेश किया। वो अभी जो रासायनिक पदार्थ था कहाँ गया? जीव जंतु में, यानी सॉरी पेड़ पौधे में। पेड़ पौधे के द्वारा बनाए गए पदार्थ को हम लोग खाते हैं। ठीक है, यानी वो उत्पादक था, हम लोग उपभोक्ता है, तो हम लोग सीधा उसको, ये जो बनाया वही चीज तो हम भी खा रहे हैं। तो हमारे शरीर में ये भी रासायनिक जो पदार्थ था, वो रासायनिक जो अपशिष्ट था, वो हमारे शरीर में भी जाएगा हानिकारक। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है। ये क्या? अजैव निम्नीकृत है। ठीक है, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते हैं क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। क्या ये क्वेश्चन था? बिल्कुल था आपसे। जो रासायनिक सर्वाधिक मात्रा संचित होती है तो क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। तो 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिल गया है कि नहीं मिल गया है? 16 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या ये चैप्टर इंपोर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपोर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, अभी आधा घंटा का हो गया है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको समाप्त करते हैं। कह रहा है ये क्या है? और ये कहलाता है जैव आवर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? हमारे शरीर में रासायनिक सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न खाद्यान्न गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल, मांस पीकर रसायन में अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं जिन्हें पानी धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कितना भी धो लीजिए तो अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पूरा चैप्टर था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसका आप लोग बना करके इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सॉरी, इसमें तो और भी है, फिर इसका जो अगला पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चूंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। मोटिवेट हो तो आपके लिए ये फायदा होगा जो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, क्योंकि आज आप लोगों का कमेंट हमने बार बार देखा, इसलिए आज ही हम वीडियो बनाने का प्रयास किया। मेरा मोबाइल खराब हो गया, फिर भी हम आपके समक्ष किसी न किसी माध्यम से आपके समक्ष वीडियो लाए, तो थोड़ी सी जवाबदेही आपकी बनती है कि वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तब तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।